एवरीवन, वेलकम टू सेंटर मैप। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की साइंस एजुकेटर हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मैं आपको वन डे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, कोई भी वन डे एग्जाम हो, इससे बाहर साइंस का कोई भी टॉपिक नहीं जाने वाला है। क्लियर है बात? तो जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे आप वैसे भी अगर एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ रहे और लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए ब्लड के बारे में। यानी कि आपकी अपने रक्त के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या इसका काम होता है, और ये इसका प्रॉपर फंक्शंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर कहीं से भी आपका कोई भी टॉपिक नहीं जाने वाला है। तो बस आप एंड तक बने रहिए और आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये सीरीज़, ये वाली क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहे। चलो, ब्लड की बात करोगे, ब्लड होता क्या है? ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंसेज, है ना। ब्लड क्या है? ये क्या है? फ्लूइड है, यानी कि तरल पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, जो कि क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या चाहिए होता है, अलग अलग जगह पर सारे के सारे ज़रूरी सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, चाहे वो मिनरल हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, फैट हो, है ना। हमारी कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको हील होने में, उसको भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या एनर्जी का लगता है, प्रोटीन लगता है, सारे मॉलिक्यूल्स लगते हैं। तो उस जगह तक पहुँचाने के लिए क्या काम आता है? ब्लड। सच एज न्यूट्रिएंट पहुंचाना हो, हर बॉडी के पार्ट तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचाना हो, हमारे ब्रेन तक सारा ऑक्सीजन लेके जाना हो, तो ये किस में काम क्या करता है? ब्लड ये ऑक्सीजन पहुंचाता है सारी की सारी कोशिकाओं तक, सारी की सारी सेल्स तक, ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। क्लियर होगी बात? अब देखो, इस स्पेशलाइज्ड फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने आपको ये एनिमल टिश्यू के अंदर भी बताया था कि एनिमल टिश्यू, ये वाला टॉपिक मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, यानी कि जंतु ऊतकों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं। आप सभी को पता है कि सेल से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन से मिलकर, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है ना। और ये सारे के सारे जितने भी टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो मैं आपको सारे बता चुकी थी। एपिथेलियल थे, एपिथेलियल के टाइप बता चुकी थी। उसमें से एक जो टिश्यूज था वो कौन सा था? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये ब्लड भी आता है, और ये एक लौता ऐसा टिश्यू है जो कैसा है? एकदम फ्लूइड, यानी कि तरल पदार्थ में मौजूद है। कंटेन्स, इसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड रहते हैं, और क्या क्या इसके अंदर फंक्शन करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन का इसका काम होता है डिजोल्व सब्सटेंसेस। हमारे ब्लड के अंदर जितना भी डिजोल्व सब्सटेंसेस है उसको पहुंचाना, भले ही वो आयरन हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कुछ भी हो, है ना, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, सारा का सारा जितना भी हमारे बॉडी में जिसको भी जहाँ पे ज़रूरत है उसको वहाँ पे पहुँचाना उसका काम होता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, यानी कि पीएच का रेगुलेशन करेगा। पीएच क्या होता है? हाँ, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड लॉसेज एट इंजरी साइट्स पे ना, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कहीं पे इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पे साइट्स में पहुँचाने में हेल्प करता है। डिफेंस अगेंस्ट टॉक्सिक्स एंड पैथोजन से हमें पहुँचाता है। जो भी बाहर से कोई भी वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है हम पे अटैक करने, उसको भी क्या प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद होते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या मौजूद होते हैं इसके पास? ल्यूकोसाइट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ल्यूकोसाइट्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर हेल्पफुल रहते हैं। कैसे? इम्यूनिटी के अंदर हमारे हेल्पफुल रहते हैं। क्लियर है? स्टेबलाइजेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं। अगर ज़्यादा हमें ठंड लगेगी तो क्या करेगी हमारी बॉडी? क्या करती है? शिवर करती है। शिवर यानी कि कपकपाती है। ज़्यादा गर्मी लगेगी तो क्या करती है? स्वेट, पसीना छोड़ती है। इनकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी का तापमान जो है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, यानी कि हमारा ब्लड की देखते हैं कि फिजिकली उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसका कलर रेंज कैसा होता है? अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो एकदम रेड आपको दिखाई देगा, इसके अंदर ऑक्सीजन होगा, है ना। देखा ना, हमारी जितनी भी कलाइयों पे आप जितनी भी ब्लू कलर की नसें देखते हो, ये सब कैसी हैं? डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? देखो, हमारी बॉडी में दो टाइप का आप ब्लड देखोगे। कैसा? हमारी बॉडी में आप दो टाइप का ब्लड देखोगे। एक होता है ऑक्सीजनरेटेड, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड,
और एक होता है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी में दो टाइप का आपको ब्लड देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखो जो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है वो ब्लड होता है जिसके अंदर किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की लेवल क्या होता है, हाई होता है, याद रखेंगे। और डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन तो होता है बट ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजनरेटेड ब्लड, है ना। होता दोनों में ऑक्सीजनरेटेड ब्लड में भी और डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड में भी, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट किस में ज़्यादा होता है, ऑक्सीजनरेटेड में, और डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। ऑक्सीजनरेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जो हम कहाँ, जो हमारे लंग्स से कहाँ जाता है, लंग्स टू सेल्स, है ना। जो हमारे फेफड़ों से लेके जो खून जाता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनरेटेड होता है। और जो सेल से वापस लंग्स में आता है तो वो क्या बन जाता है, यहाँ से जाता है सेल्स टू लंग्स, यहाँ वापस जाता है, समझ गए। यानी कि इसके अंदर CO2 की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसके अंदर CO2 की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तभी तो ये डीऑक्सीजनरेटेड और ये डीऑक्सीजनरेटेड है। हम सांस लेते हैं, अब ये ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों के अंदर गई, अब ये खून से पूरी बॉडी में जाएगी, हर एक सेल्स तक जाएगी, और फिर ये ऑक्सीजन हमारे को बॉडी में जहाँ जहाँ भी चाहिए वहाँ यूज होगा, और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स के अंदर, और ये सेल फिर से वापस लेकर आती है लंग्स में, और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। क्लियर है। और ये आपको कैसा कलर का दिखाई देगा, ब्लू मोस्टली, और ये आपको एकदम ब्राइट रेड, कैसा, आपको एकदम ब्राइट रेड कलर का दिखाई देगा, या फिर इसको आप डल रेड भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कौन सा होता है, समझ में आ गया। इसका जो पीएच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि पीएच क्या होता है, पीएच ब्लड का क्या होता है, 7.35 टू 7.45 तक रहता है। ये इस पीएच को बैलेंस करके रखता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, ये अपने आप को कैसा, न्यूट्रल बना के रखता है, कैसा, अपने आप को ये न्यूट्रल कंडीशन में रखता है, स्लाइटली एल्कलाइन की तरफ होता है ना। आपको पता है ना, अगर पीएच स्केल में आप देखोगे, अगर 0 to 6 तक की रेंज में है किसी भी लिक्विड का पीएच, तो वो कैसा है, एसिडिक होता है, ठीक है। और 7 to 14 तक की रेंज में है तो वो कैसा लिक्विड होता है, बेसिक होता है, कैसा होता है, बेसिक होता है। ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। और 7 पर ऑलमोस्ट कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रल भी रहता है। तो ये स्लाइटली कैसा है, बेसिक, यानी कि एल्कलाइन भी इसको बोलते हैं। बेसिक और एल्कलाइन एक ही बात होती है, ठीक है। ब्लड टेम्परेचर स्लाइटली हायर रहता है देन बॉडी टेम्परेचर से 5 से 6 लीटर और अबाउट 6 क्वार्ट्स ऑफ द बॉडी में हमारे क्या होता है, ब्लड होता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी ब्लड की। अब देखते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। देखो, हमारे ब्लड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा मेनली प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड के अंदर आपको मोटी मोटी दो तरीके की चीजें दिखाई देंगी, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स। ब्लड के अंदर आपको प्लाज्मा दिखाई देगा और कुछ सेल्स दिखाई देंगी। अब प्लाज्मा के अंदर भी क्या क्या दिखाई देगा, प्लाज्मा के अंदर होता है वाटर, मेन इंपॉर्टेंट चीज, है ना। 55%, अगर आपने मानो 1 लीटर ब्लड लिया, उसके अंदर आपको 550 ml तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लाज्मा मिल जाएगा। और बचा में जितना होगा रेस्ट, यानी कि 450 के करीब आपको क्या मिल जाएगा, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर सेल्स मिल जाएंगे। अब इस जो ये प्लाज्मा है इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, वाटर देखने के लिए मिलेगा। मोस्टली इसमें कितना होता है, ज़्यादातर वाटर ही होता है। कुछ सॉल्ट देखने के लिए मिलेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, जो भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। और ये क्या सब करती है, इसमें पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन मिल जाएगा, एल्बुमिन, है ना, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबोमिन, ये सब क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में मदद रखती है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट और जो पढ़ने वाली बात है, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वो सेल्स से पूछते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। पहले जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, अर्थ्योसाइट्स भी बोलते हैं।
नंबर कितना होगा, ये 1 ml की सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग, किसके अंदर, 1 ml के अंदर, 1 ml के अंदर लगभग से 5 से 6 मिलियन क्या होंगे आपको, आरबीसी यानी कि अर्थ्रोसाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका जो मेन काम है, यानी कि इसका आपको नाम में ही पता है क्या है, ये आरबीसी है, यानी कि रेड कलर के हैं, रेड कलर के हैं, तो मोस्टली क्या कैरी कर रहे होंगे, ऑक्सीजन को कैरी कर रहे होंगे, और इनडायरेक्टली आप इसको आयरन भी बोल सकते हो, या फिर इसको हीमोग्लोबिन भी यही चीज मॉनिटर करती है ना। हीमोग्लोबिन हम सबने चेक करवाया होगा डॉक्टर के पास जाके। फिर उसके बाद आप बात करोगे आरबीसी के बाद क्या आ जाती है, ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, इसको डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। ये जो ल्यूकोसाइट्स आते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, कितने होते हैं, 4000 से 11000 नॉर्मल तक होते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर, अगर आपने कभी किसी ने ब्लड रिपोर्ट अपनी टेस्ट कराई होगी तो उसमें सारी चीज़ें देखी होंगी कि अर्थ्रोसाइट इतना है, ल्यूकोसाइट इतना है, बेसोफिल, प्लेटलेट्स, इनका मतलब क्या होता है। मानो अगर ल्यूकोसाइट्स अगर ब्लड के अंदर बढ़ी हुई दिखाई देती है कि बढ़ गई है, 4 से 11000 के बीच में नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि जब भी कोई बाहर से हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाने आता है, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो ये अपने आप ल्यूकोसाइट होती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि सूक्ष्म जीवियों को मारने में मदद करती हैं। तो अपने आप इसका अमाउंट कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये हमेशा इम्यूनिटी में हमेशा क्रूशियल रोल प्ले करती है। ल्यूकोसाइट हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करती है। अभी जब कोरोना आया था तो हमने सब ने क्या करा था, खट्टी चीज़ें खाई थी, विटामिन सी लिया था, उससे क्या होता, हमारी ल्यूकोसाइट्स ब्लड के अंदर बढ़ रही थी। इम्यूनिटी कुछ नहीं है, इंक्रीज ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना ही हमारी इम्यूनिटी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, फिर ये मेन चीज़ें हो गई, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, उसके बाद बेसोफिल, इजोनोफिल, ये भी कुछ टाइप के सेल्स मिलते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपने देखा कि डेंगू के अंदर, अगर आप देखोगे, किसके अंदर, डेंगू के अंदर देखोगे या मलेरिया के अंदर देखोगे, सबसे ज़्यादा ये प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। प्लेटलेट्स किस में काम करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड के थक्के जमने में क्या करती है, हेल्प करती है। चलो अब देखो एक एक करके बात करते हैं। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है ना, मैंने भी क्या बताया कि अगर हमारे पास ब्लड है तो उसके अंदर 55% आपको प्लाज्मा ही दिखेगा, कंपोज्ड अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर। अब जो 55% जो ये प्लाज्मा है, अब इसमें से भी इसका 100% का भी 90% क्या है, वाटर ही है, और बाकी जो ये 10% बचा वो सब क्या है, सॉल्ट्स हैं। इंक्लूड मैनी डिजोल्सन न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस, हार्मोन्स, प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारा का सारा ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन क्या करता है, रेगुलेट्स करता है हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्या करता है हमारी बॉडी को। तो आप बात कर रहे थे प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एल्बुमिन हमारे ब्लड के अंदर क्या काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करता है, क्लियर है। और स्पेशल जो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि क्लॉटिंग करने में रोकता है, यानी कि प्रोटीन को क्लॉट करने में, थक्के जमने में रोकता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर एकदम प्योर तरीके से लिक्विड फॉर्म में रहे, इसमें कोई भी क्या अक्यूमुलेशन ना हो, कोई भी थक्के ना जमे ब्लड के अंदर, वरना क्या होगा, हमारी जितनी भी नलियां हैं, जितनी भी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं अगर थक्के जमे तो हेल्प टू स्टेम ब्लड लॉस व्हेन अ ब्लड वेसल्स इंजर्ड को भी होता है। एंटीबायोटिक से भी काम करता है, हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एंटीजन्स। एंटीजन्स एक प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिजीज देते हैं। एंटीजन, एंटीजन से क्या बनता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर सेल्स और कौन कौन से मौजूद होते हैं। अर्थ्रोसाइट्स याद रखोगे, नाम पूछा जा सकता है कि अर्थ्रोसाइट्स को और क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं भी इसको बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स की बात करोगे, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, सेल फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। ये कुछ क्या है, इनके कॉमन नेम है, क्या है इनके कॉमन नेम है, तो आप सभी को इनका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए।
पहले बात करते हैं हम किसकी, अर्थ्रियोसाइट्स की, यानी कि आरबीसी की। आरबीसी की बात करोगे तो ये हमारे ब्लड के अंदर कितनी 4 से 6 मिलियन मौजूद होती है। कितनी 4 से 6 मिलियन। और ये किसके अंदर, ये 1 ml ऑफ ब्लड के अंदर, ये लिखा पर mm³ ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं। क्लियर है। कॉमन नेम किसका, इसका क्या है, आरबीसी। इसके शेप की बात करोगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो सेल है इसका ये बीच वाला पार्ट होता ही नहीं है, यानी कि कैसा होता है, एक होलो स्ट्रक्चर होता है। बीच में से क्या है, एक खोखला स्ट्रक्चर है, होलो स्ट्रक्चर। याद रखें कैसा स्ट्रक्चर है, एक होलो स्ट्रक्चर होता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आरबीसी के सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि केंद्रक नहीं मौजूद होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है किसी भी सेल के अंदर, नो न्यूक्लियस। क्लियर है, याद रखेंगे सारी बातें। ठीक है, देखो बाय कॉनकेव होता है, अन्यूक्लियड, यानी कि इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मौजूद नहीं होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, मोस्ट ऑर्गेनेलीज हैव बीन इजेक्टेड। ठीक है, काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आरबीसी का कि ऑक्सीजन को क्या ट्रांसपोर्टेशन करना, हमारे ब्लड में जहाँ कहीं भी इसका जरूरत होता है उसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अब जो आरबीसी का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कि ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना, जहाँ पे भी लंग से पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाना, इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ऑल्सो क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, यानी कि जो वेस्ट है, CO2 क्या है, हमारी बॉडी का एक वेस्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर जाना ही चाहिए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी बाहर ले जाने का काम क्या कर रही है, आरबीसी कर रही है। क्लियर है। ल्यूकोसाइट्स की बात करोगे, यानी कि WBC की बात करोगे, ये हमारे 1 ml ब्लड में 4000 से 11000 तक इसकी सेल्स मौजूद होती हैं। क्लियर है। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये भी आपको कैसे दिखेंगे काफी टाइप के आपको देखेंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल, बेसोफिल हो गया, ठीक है, लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे किसके हैं, ल्यूकोसाइट्स के ही पार्ट है, यानी कि ग्रैन्युलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स की बात करोगे, न्यूट्रोफिल 3000 से 7000 तक मौजूद होती है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स के अंदर सबसे ज्यादा इसी के ही पार्ट है ये, ल्यूकोसाइट्स के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। न्यूट्रोफिल की बात करोगे 3000 से 7000 तक ये आपको मौजूद मिलेगी। क्लियर है, 3000 से कितनी 7000 तक आपको दिखेंगी, यानी कि WBC का 40 से 70% पार्ट इसका होता है। पर्पल कलर की आपको दिखेगी, इसका आपको मेन इसकी फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद करने हैं। न्यूट्रोसाइल्स का काम क्या है, एक्टिव फैगोसाइटिड्स इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि बाहर से कोई भी एंटीजन आ रहा है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, बाहर से कुछ वायरस आया, कुछ भी आया, उसको जल्दी से ढूंढ लेती है हमारी बॉडी के अंदर और उसको खा जाती है। फैगोसाइटिस मतलब उसको ईट कर जाती है, बाहर से आने वाले सारे कीटाणुओं को, सारे बैक्टीरिया को सबसे पहले कौन एक्ट करती है, न्यूट्रोफिल। यानी कि क्या हो रहा, हमारी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से बचा रही है, हमारी बॉडी को माइक्रो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाहर से बचा रही है, कौन, न्यूट्रोफिल बचा रही है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, इजोनोफिल्स की। इजोनोफिल 100 से 400 होते हैं, यानी कि 1 से 4% तक सिर्फ और सिर्फ मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, किल पैरासिटिक वर्म्स इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी अटैक, माइट, फैगोसाइटिस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड इनएक्टिव समडी। आपको ये याद रखना है कि जो इजोनोफिल है ये भी हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज कर रही है। क्या, इम्यूनिटी ही इंक्रीज कर रही है, बाहर से आने वाले सारे के सारे हमें जीवाणुओं से, वायरस से बचा रही है। उसके बाद बात करते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल का काम क्या होता है, ये हिस्टामिन प्रोटीन रखती है। हिस्टामिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे हार्ट के लिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन चलता रहे, हिस्टामिन की कमी या ज्यादा की वजह से हमारा हार्ट रेट रुक भी सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट्स भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को ही बढ़ाता है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी भी के अंदर जो सेल्स होते हैं वे भी 2 टाइप के होते हैं, B और T लिम्फोसाइट्स। इतना डीपली आपको जाना नहीं है, लेकिन आपको उतना याद रखना है कि लिम्फोसाइट्स भी हमारी इम्यूनिटी के अंदर काम करते हैं। ये 15,000 से 3,000 तक मौजूद होते हैं WBC के अंदर। क्लियर,
फिर लास्ट बात करते हैं किसकी, मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स कितने, 400 से 700 मौजूद होते हैं। इसका भी काम बेटा, इन सबका जितने भी हमारे WBC के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबका काम इम्यूनिटी से ही रिलेटेड होगा। ये हमें मोस्टली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है, याद रखिए कैसे देती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि आप देखते हो वैक्सीनेशन लगती है, कोरोना की भी वैक्सीनेशन लग रही थी, पोलियो की भी लगती है ना, 2 बूंद पीते हैं, ये तो ये क्या है, ये परमानेंट इम्यूनिटी का काम रखती है। इसको याद रहता है कि ये वाला वायरस पहले आ चुका है, अब हमें फिर से ज़्यादा इसको लड़ने की क्षमता रखती है, यानी कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में कितनी टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म और दूसरी कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वो इम्यूनिटी होती है जो हमें वैक्सीनेशन से मिलती है, और शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी वो होती है बस कुछ टाइम के लिए लड़ लेती है, फिर से आती है, जैसे कि कोल्ड हो गया है ना, हम लोग क्या करते हैं इसकी दवाइयाँ खा लेते हैं। किससे होता है कोल्ड, हमें राइनो वायरस से होता है। किससे होता है हमें कोल्ड, राइनो वायरस से हमें कोल्ड होता है, और ये कोल्ड हमने दवाई खा लेते हैं फिर से हो जाता है। मतलब कि कोई इसको याद नहीं रहते हमारे सेल्स को कि पहले बीमारी हुई थी नहीं हुई थी। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कौन सी होती है, जिसको हमेशा याद रहते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या लगते हैं, हमें वैक्सीनेशन लगते हैं। एक बार बीमारी हो जाती है तो फिर से नहीं होती, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, ये किस में आ जाती है, चिकन पॉक्स हो गया। अब जैसे कोरोना वायरस बोल रहे थे ना, एक बार हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। आपने देखा होगा कि डेंगू के अंदर, मलेरिया के अंदर क्या प्लेटलेट सबसे ज़्यादा गिर जाती हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड के थक्के ना जमना, ब्लड क्लॉटिंग में मदद भी करती है, यानी कि चोट लग जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है तो ब्लड को ज़्यादा ना भय रुक जाता है ना। कितने होते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक ये हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होती है। समझ में आ गई कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद है, 55% प्लाज्मा मौजूद है और 45% सारे के सारे सेल्स मौजूद है। इनका काम आपको पता ही चल गया कि एक बार और रिविजन कर लेते हैं कि जो RBC है एसेंशियल है, हीमोग्लोबिन के लिए कोई भी न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, ठीक है। कंटेन्स वेरी फ्यू ऑर्गेनेलीज, आउट नंबर वाइट ब्लड सेल्स का इतना है। यानी कि अगर मानो कि हमारे ब्लड के अंदर 1 ml ब्लड के अंदर अगर 1000 मॉलिक्यूल RBC के हैं तो WBC के कितने हैं, 1, क्योंकि WBC के 1 होते हैं, RBC के क्या होते हैं ज़्यादा, यानी कि 100 पे 1 WBC होता है। लो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी में आयरन कंटेन करता है ना, आयरन की कमी हो जाता है यानी कि हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 बाइंडिंग साइट्स, इतना आपको डीपली नहीं जाना है। ल्यूकोसाइट्स के बारे में आपको पता चल गया है, मोस्टली कैसे बॉडी के डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेज में काम आता है। जितनी भी बाहर से हो रही हैं डिजीजेज, बैक्टीरिया से हो रही हो, वायरस से हो रही हो, किसी से भी हो रही हो, उनसे कि क्या हमें प्रोटेक्शन देता है। समझ में आ गई बात, याद रखेंगे ल्यूकोसाइट्स, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, WBC है। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स की बात करोगे तो उसके नॉर्मल लेवल आपको पता चल गया 4000 से 1100 तक रहते हैं, 11000 तक पर ml। अगर इसका नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन है। आपकी बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन है, अगर इसका नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है तो, ठीक है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स आपको पता चल गया, याद रहेगा, बेसोफिल, इजोनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स एंड इथ्रोसाइट्स, ये क्या है, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। इनका भी काम आपको पता चल गया। प्लेटलेट्स जो लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 लाख तक होती हैं पर mm³, और ये प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपने देखा होगा कि डेंगू या मलेरिया के अंदर इसका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनफैक्ट इतना कम हो जाता है कि ये दूसरे पर्सन से लेकर चढ़ानी भी पड़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। किसमें, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहती है, प्लेटलेट्स रहती हैं। ओके एक बात और कि जितनी ये RBC होती है इनकी बच्चे सारी की सारी सेल्स की क्या होती है, लाइफ लाइन होती है कि कौन से कितने दिन तक एक सेल जिंदा रहेगा। तो जो RBC की लाइफ लाइन है वो कितना है, 100 से 120 डेज तक RBC क्या रहते हैं, लिव लाइफ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को क्लास बच्चे पसंद आई हो तो हमारे सेंटम ऐप से जुड़े रहिए, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर हमारे डाउट सेशन में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और अपना ऐसे ही रिवीजन करते रहो और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।
Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.